हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सही चल रही होगी आपकी। और आज जो हमारा यहाँ पे सेशन चल रहा है वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी एपीएसएसबी ने कंडक्ट कराए हैं हम उसको लेके यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट बनाए हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट पीएससी इस चीज़ पे लगा हुआ है कि आपकी जितना ज़्यादा सिलेक्शन हमारी साइड से आपको दिए जा सके हमारे थ्रू, वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले बेटा वो है हमारा एमटीएस जो पेपर जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये पूछा गया था एमटीएस एपीएसएसबी का। एपीएसएसबी का जो पेपर सॉल्व हुआ था आया था एमटीएस 2023 में, वो वाला पेपर आज हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। आइए चलो स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखिएगा। जो जो आंसर्स बने उनको सही सही लगाते चलिएगा। इट हैड ए स्मॉल किचन गार्डन डैश द बैक। यहाँ पे जो राइट प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी हमारी इन। क्या आएगी? इन। जब भी कभी हम किसी पेरीफेरी के अंदर बात करते हैं, किसी भी पेरीफेरी या किसी विद इन टाइम के बारे में बात करते हैं, विद इन टाइम हो गया, विद इन प्लेस हो गया, किसी एरिया के अंदर अंदर बात करते हैं, तब उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। अब घर की बैक साइड तो यहाँ पे होगी, अगर फ्रंट यहाँ पे है तो उसका बैक यहाँ पे होगा। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो घर का फ्रंट ये हुआ और बैक साइड ये हुई। जब बैक साइड जो है जो विद इन एक पेरीफेरी के अंदर है, फ्रंट ये है बैक ये है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे इट हैड ए स्मॉल किचन गार्डन इन द बैक। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं दूसरी प्रीपोजिशन पे। द स्टूडेंट्स हैड ए टसल डैश द वर्स। टसल मतलब किसी चीज पे आर्गुमेंट हो जाना, किसी चीज पे झगड़ा हो जाना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा टसल। अब टसल किस पे हो रहा है? ऑन हो रहा है, अपॉन हो रहा है, या ओवर हो रहा है, या फ्रॉम हो रहा है? तो टसल स्टूडेंट्स के बीच में टसल चल रहा है किसको लेके? इसके साथ जो अप्रोप्रिएट और जो फिक्स प्रपोजिशन निकलती है वो है हमारी ओवर। जो टसल के साथ फिक्स प्रपोजिशन चलती है वो है हमारी ओवर। द स्टूडेंट्स हैड ए टसल ओवर द वर्ड्स। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अपना आने वाली दूसरी प्रपोजिशन पे। वो है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश द 3 days। 3 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, सिंस और ये जो फॉर है, सिंस और जो फॉर है वो ये तो हमारा यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और जो फॉर है वो इन ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर, है ना। जब तुम्हें एग्जैक्ट डेट ना पता हो, जब एग्जैक्ट टाइम या डेट ईयर मंथ कुछ या फिर कुछ भी पता हो, या फिर चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड, इस तरीके के जो वर्ड्स रहते हैं जो हमारे टाइम को डिनोट करते हैं और एग्जैक्ट डेट को, ये टाइम को बताते हैं, उसके लिए हम सेंस यूज करते हैं। और फॉर जो रहता है वो विद इन उस ड्यूरेशन के बीच बीच के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे लास्ट 3 days ये पता नहीं है कौन से 3 दिन चल रहे हैं, तो उसके लिए हम उस ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे वो है हमारा फॉर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 3 days। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है फॉर। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू सिस्टम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही हमेशा बच्चों को कंफ्यूजिंग रहती है जब भी हम टाइम इमेमोरियल की बात करते हैं। टाइम इमेमोरियल की बात करते हैं, या तो इसके साथ सिंस लगाया जाता है या फिर इसके साथ फ्रॉम लगाया जाता है। ये दोनों इसके साथ ठीक होते हैं, ये दोनों इसके साथ ठीक चलते हैं, सिंस या फ्रॉम। टाइम इम मेमोरियल, इसको याद रखिएगा। सिंस टाइम इमेमोरियल, इसके साथ हमेशा सिंस और फ्रॉम चलता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, वो है फ्रॉम। ज्यादातर तुम अगर कभी भी इसको गूगल या फिर कहीं पे भी सर्च करोगे तो फिर आपको वहां पे
वो सारे ही ठीक बताने लगेगा, पर जो एग्जैक्ट ग्रामर चलती है वो चलती है इसके साथ सिंस और फ्रॉम से। या तो सिंस लगाइए या फिर फ्रॉम लगाइए। तो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मेरे पास यहाँ पे कंजंक्शन का पार्ट आ गया है। 5 to 9 मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज करना है। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर डैश सचिन केम टू मी। अब यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन, देन, एट द टाइम या सिंस। देखो, एक काम हो रहा है और एक काम होते होते दूसरा काम शुरू हो गया। एक काम हो रहा है और दूसरा पैरेलल में ही दूसरा काम शुरू हो गया। तब उस केस में हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर डैश सचिन केम टू मी। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके बाद कौन आ गया? सचिन आ गया। कौन आ गया? सचिन आ गया। आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन सचिन केम टू मी। जब सचिन मेरे पास आया, जब सचिन मेरे पास आया, मैं क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था। किस चीज की? न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहा था। जैसे मैंने क्या लिखा? मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। जब फोन की घंटी बजी तो मैं सो रहा था। तो ये दोनों पैरेलली एक साथ काम चल रहे हैं। जब दो काम एक साथ पैरेलल चल रहे होते हैं तब उसके लिए हम कौन सा कंजंक्शन का यूज करते हैं बेटा? व्हेन का यूज करते हैं। देखो, मैं जब सो रहा था तब फोन की घंटी बजी, तो दोनों काम एक साथ पैरेलल चल रहे हैं पर एक के बाद दूसरा हो रहा है। तो यहाँ पे आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन सचिन केम टू मी। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और दूसरा देखते हैं कंजंक्शन का क्या है। यहाँ पे बात चल रही है बोथ मिली डैश मीना आर ब्यूटीफुल। बोथ मिली, देखो, जब बोथ की बात कर रहा है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट कंजंक्शन की बात चलेगी तो ना वहां पे नॉर आएगा, ना बट आएगा, ना और आएगा। जब दो लोगों की जोड़ने की बात चल रही है, बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, जो राइट आपके पास कंजंक्शन चलेगा बोथ के साथ एंड चलेगा। एक और मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस का एक फर्स्ट हाफ होता है और एक सेकंड हाफ होता है। ठीक है? किसी भी सेंटेंस का एक फर्स्ट हाफ होता है और एक सेकंड हाफ होता है। जब भी फर्स्ट हाफ में आपको बोथ दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बोथ दिखाई दे, तो वहां पे सेकंड हाफ में एंड होगा और जो बिटवीन है उसके साथ भी सेकंड हाफ में एंड चलेगा, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा, जब फर्स्ट हाफ में आपको हार्डली या फिर स्कार्सली, हार्डली या स्कार्सली दिखाई दे तो उसके साथ सेकंड हाफ में व्हेन या फिर बिफोर चलाना है। क्या लगाना है? व्हेन या फिर बिफोर। ऐसे बहुत सारे हमारे कंजंक्शन है ना? अब उनको इस टाइम तो मैं नहीं बता सकता सारे के सारे, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। पर यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट यूज होना था बोथ दिखा, तो वहां पे कौन सा कंजंक्शन एंड का लगाना है और आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। अब इसको देखो, ये भी कंजंक्शन का बहुत ही अच्छा यूज में बताया है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेडियम डैश इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग। है ना? जैसे ही हम स्टेडियम में पहुंचे, हमारे स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते वहां पे बरसात होना शुरू हो गई। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत तेज बरसात होना, उसको कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है बहुत तेज बरसात होना। तो यहाँ पे जब नो सूनर दिखाई दे, इसके लिए जब हम कंजंक्शन यूज करते हैं कि हम पहुंचे भी नहीं थे और बरसात होना बहुत तेज शुरू हो गई, तो नो सूनर के साथ हमारे पास जो कंजंक्शन का यूज किया जाता है वो है बेटा हमारा THAN। देन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग। क्लियर है बेटा? जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो है THAN। आगे बढ़ते हैं और बढ़िया सा दूसरा कंजंक्शन देखते हैं क्या निकलता है। आई शैल टेक केयर ऑफ यू डैश यू आर माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बता रहा है कि मैं
तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा, डैश यू आर माई यंगर ब्रदर, बिकॉज सो येट हार्डली। जो राइट यहाँ पे कंजंक्शन जो जा रहा है, आप बहुत जल्दी पहुंच गए होंगे, वो क्या है? बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज यानी क्योंकि, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। तो यहाँ पे जो ए है वो बिल्कुल सही चलेगा, बिकॉज। इसको पकड़ो और आंसर करने की कोशिश करो। ही इज नीदर अ फ्रेंड डैश अ फॉय। नीदर, नीदर मैं आपको बता दूं, नीदर के साथ चलता है नॉर, और ईदर के साथ चलता है और नॉट ओनली के साथ चलता है हमारा बट आल्सो। क्या चलता है? बट आल्सो। तो इस हिसाब से नीदर है तो वहां पे सेकंड हाफ में क्या कंजक्शन रहेगा? नॉर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? नॉर। ही इज नीदर अ फ्रेंड नॉर ए फॉय। वो न दोस्त है ना दुश्मन। जैसे बोलते हैं ना, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना उससे दुश्मनी अच्छी। इस तरीके से यहाँ पे भी पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। अब इसको देखो, 10 to 14 हमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, अगर आ जाता है तो बहुत ही इजी होता है ना। मैं आपको समझा देता हूँ छोटी सी बात। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एंड में हमें इस तरीके से ये दिया रहता है क्वेश्चन टैग का पार्ट। इसको समझने की कोशिश करना कि हो सकता है यहाँ पे वर्ब दी दे या नहीं दे। किन ज्यादातर केसेस में हमें मिल जाता है वर्ब, नहीं मिलता है तो हम किसी और चीज का यूज करते हैं। मेन टारगेट पता है इस आंसर को उड़ाने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? बस ये है कि आपने सब्जेक्ट देखा, जो सब्जेक्ट है वो हमारा पीछे जाएगा, मतलब सबसे एंड में जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी जस्ट उससे थोड़ा सा पहले आएगी। पहली चीज, ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा, और ये अगर हमारी नेगेटिव है तो ये हमारी पॉजिटिव बनेगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यू आरंट वेल टुडे, तो ये जो यू है ये चला जाएगा कहाँ? पीछे, यानी यहाँ पे बनेगा यू। और आरंट लिखा हुआ है यानी ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब आर नॉट लिखा हुआ है तो ये इधर जाके पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या लिख देगा? आर लिख देगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन है, वो है आर यू। इतना देखा और सबसे पहले भागे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब जल्दी जल्दी आप कर भी लोगे। इट इज अ फाइन मॉर्निंग, देखो इज है, ये पीछे जाके इजंट बनेगा, हाँ या ना? कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है? सिर्फ एक ही में ऑप्शन है और वो यही है, और वही आंसर देके आगे बढ़ती है। इट इज अ फाइन मॉर्निंग यानी इजंट इट। इसको देखो, क्वेश्चन टैग तो बहुत इजी। ठीक है, इट रेंड येस्टरडे, कल रात बहुत सारी बरसात हुई थी। अगर देखो मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, अगर मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तब जो क्वेश्चन टैग एंड में बनेगा तब उसके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब मैं कौन सी लेके आऊंगा? डू या डस। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो मैं किसका यूज करूंगा? डू या डस का करूंगा। डू के साथ में लगाऊंगा आई, वी, यू और दे। यहां ना लिख रख करके थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड लिख देता हूं। जो डू है वो हमेशा अपने साथ कौन से सब्जेक्ट लेगा? आई, वी, यू और दे। ये हमारे सारे सब्जेक्ट लेगा। और जो डज है, बाकी जो रेस्ट है हमारे, ही, शी, इट, नेम, ये सारे कौन लेगा? डज लेगा। ठीक है, ही, शी, इट, नेम सारा कौन? डज लेगा। उस हिसाब से यहाँ पे, और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पे हमारे पास डिड लिखा हुआ, अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो क्वेश्चन टैग में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखवाएगी? डिड लगवाएगी। और एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही जगह पे डिड लिखी हुई है क्योंकि ये नेगेटिव चाहिए थी, अब वहां पे डिडंट जाके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव बनेगा, डिडंट इट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और
दूसरी क्वेश्चन टैग पे पकड़ते हैं। देयर वॉज ए लार्ज क्राउड, वाज पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव कहाँ है इसमें, वही हमारा आंसर। ये देखो ये रहा नेगेटिव, वाजंट देयर। देयर वॉज ए लार्ज क्राउड, वाजंट देयर। यहाँ पे वॉज क्या है, पॉजिटिव है, तो उधर जाके वो नेगेटिव बनेगा, एक ही ऑप्शन में था, आंसर मार के आगे बढ़ते बने। ठीक है, आगे चलो। दे हैवंट मच मनी, उनके पास ज्यादा मनी नहीं है। दे हैवंट मच मनी, यहाँ पे देखा आपने नेगेटिव लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग हमारा किस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब इसमें देख लो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन टैग के एंड में भी हैव आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हैव दे, थोड़ा सा दा का दे बन गया है, तो यहाँ पे जो राइट बनेगा वो है हमारा हैव दे। क्लियर है? अब आगे देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, स्पेलिंग एरर आ गया है यहाँ पे, जल्दी से देखते जाओ। अपीयरेंस की स्पेलिंग पूछी जा रही है, तो अपीयरेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी, APPERANCE, डबल पी डबल पी डबल पी डबल पी डबल पी, ये जो राइट आंसर होगी वो है हमारी ये वाले APPERANCE। अब इसको देखो, कंपेनियन, कंपेनियन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो। इसकी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो है हमारा डी ऑप्शन। क्या है, डी ऑप्शन है। जो इसकी राइट स्पेलिंग बनेगी बेटा वो है हमारी डी, COMPANION, कंपेनियन। सर्टिफिकेट की राइट स्पेलिंग, जल्दी जल्दी जल्दी, सर्टिफिकेट की राइट स्पेलिंग क्या बनेगी। सर्टिफिकेट काफी दफा तुम्हें मिला है, 10th का सर्टिफिकेट मिला होगा, कभी खेलने वगैरह जाते हो। सर्ट, ये नहीं, ये वाला सी, CERTIFICATE, सर्टिफिकेट। जो इसका राइट आंसर बनेगा सी, सर्टिफिकेट। इसको देखो, एक्सरसाइज की राइट स्पेलिंग। एक्सरसाइज तुमने बहुत करी है ना, पढ़ने में भी एक्सरसाइज करी है और बाहर ग्राउंड पे भी खूब एक्सरसाइज करी है, तो उसकी राइट स्पेलिंग कौन सी होती है, CIZE होती है या फिर CISE होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा EXERCISE। क्लियर है? आगे चलें। इसको देखो, एनर्जी की राइट स्पेलिंग पूछ रहा है, वो एनर्जी की राइट स्पेलिंग क्या बताते तुम उसको, ENENENGRY, वो है हमारी ये ENERGY। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट आर्टिकल आ गए। आर्टिकल क्या है होते हैं, आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल जो चीज है वो हमारी ए एन और दा, ए एन दा हमारी क्या है, आर्टिकल है, और ये हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ए एन दा क्या है, हमारे आर्टिकल है और नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ही इज नेव, नेव का मतलब है भोला भाला इंसान। नेव का मतलब क्या होता है, भोला भाला इंसान। अब यहाँ पे नेव जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे साउंड कैसा कर रहा है ये, नेव क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो ही इज नेव, ही इज ए नेव। जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो है हमारा नेव, ही इज अ नेव। क्लियर है? नेव यानी भोला भाला इंसान। अब देखो यहाँ पे, द वाटर ऑफ डैश गैंग्स नेवर, गैंग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, द वाटर ऑफ गैंग्स डैश, द वाटर ऑफ डैश गैंग्स नेवर गेट्स पॉल्यूटेड। जो गंगा का वाटर है, जो गंगा वाटर है वो कभी भी पॉल्यूट नहीं होता है। तो इसमें वही बात कही गई है, तो यहाँ पे किसका वाटर, गंगा का वाटर। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो है दा। एक चीज याद रखना कि कभी भी हम रिवर, ओशियन, पैसिफिक, सी, आइलैंड, आइलैंड, जब भी आप रिवर, ओशियन, पैसिफिक, सी, आइलैंड, इनकी जब भी आप बात करेंगे, इनसे पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। इनसे हमेशा पहले द का यूज किया जाता है। ये हमेशा अपने साथ आर्टिकल
द का यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें देखो, आ जो है वो कॉन्सोनेंट आवाज के साथ, कॉन्सोनेंट जो आ है वो कॉन्सोनेंट नाउन के साथ लगता है, और जो एन है वो वाउल के साथ आवाज जैसी आ रही है, नाउन से जिस तरीके की आवाज आ रही है उसके साथ ये आ और एन डिसाइड करते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ एन या द। जो यहाँ पे अम्ब्रेला बोलते हो तो कैसी आवाज आ रही है? एक वाउल की आवाज आ रही है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे 23 से 26 हमारे किससे रिलेटेड है? इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिविंग पूछी जा रही है कि कौन कहाँ पे रहता है। पीजेंट का मतलब होता है बेटा, जो किसान वगैरह तुमने देखा होगा, जो किसान वगैरह हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पीजेंट लिव्स इन पेंस, स्टेबल, कॉटेज या सेल। देखो, कॉटेज का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल सिंपल हाउस। स्मॉल सिंपल हाउस वो क्या है? हमारा कॉटेज है। तो यहाँ पे अ पीजेंट लिव्स इन कहाँ पे रहता है? एक छोटी सी सिंपल सी कुटिया सी होती है उसकी, वो वहां पे रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है कॉटेज। और स्टेबल क्या है? वो स्टेबल जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं वो है हमारा स्टेबल। ठीक, आगे चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, कि कौन कहाँ पे रहता है। ये बहुत जल्दी आंसर कर लोगे। अ प्रिजनर इज कंफाइंड टू ए बायर, सेल, डेन और नेल। देखो, जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? सेल में रहते हैं। किस में रहते हैं? सलाखों के पीछे रहते हैं। किसके पीछे रहते हैं? सलाखों के पीछे रहते हैं, यानी सेल में रहते हैं। अ प्रिजनर इज कन्फाइंड टू ए सेल। क्लियर है? और नेल का है जहां पे कुत्तों को रखा जाता है, वो है हमारा नेल। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आया होगा कि सर यहाँ पे पार्सन लिखा हुआ है, पार्सन नहीं, यहाँ पे इसको पर्सन लिखना चाहिए था, है ना? PERSON लिखता तो सही रहता, तब हम आसानी से बता देते कि इसका आंसर क्या है। देखो, जो पार्सन है, इस पार्सन का पहले मतलब देख लेते हैं। जो हमारे प्रीस्ट वगैरह रहते हैं ना, जो प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, पुजारी वगैरह, जो फादर वगैरह रहते हैं, चर्च वगैरह हो या फिर मंदिर हो, उन जगहों पे जो भी पूजा वगैरह करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्सन कहलाते हैं। तो प्रीस्ट कौन है? पार्सन है। और जो प्रीस्ट हैं वो कहाँ रहते हैं उसकी बात पूछी जा रही है। प्रीस्ट रहते हैं आपके, पार्सन रहते हैं पार्सोनेज में। पार्सन प्रीस्ट कहाँ पे रहते हैं? पार्सोनेज में। और ये स्टाई क्या है बेटा? ये थोड़ा सा वर्ड तुम्हें अलग लग रहा होगा। जहाँ पे कबूतर वगैरह को रखा जाता है, पिजन वगैरह को रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? स्टाई कहलाता है। क्लियर है बेटा? जो कबूतर वगैरह को रखने की जगह है वो है STY। अब पार्सन क्या है? वो पार्सोनेज में रखा जाता है हमको। ठीक है? अब देखो, नन्स। नन्स कौन से? नन्स तुम्हें पता ही है कौन है? जो जो चर्च वगैरह में जो नन रहती हैं, एक मेन फादर होते हैं, बाकी नन होती हैं जो लोगों के हितों में काम करती हैं, है ना? एक तरीके से फिलेंथ्रोपिस्ट होती हैं, लोगों के हित में काम करती हैं, उनकी देखभाल वगैरह करती हैं, या फिर उनको हॉलिस्टिक चीजों के बारे में बताती हैं। तो नन्स लिव इन, नन्स कहाँ पे रहती हैं? वो कौन सी जगह? ईरी, कॉटेज, कॉन्वेंट और कॉबवेब। वो क्या कहलाएगी? कौन सी जगह है? वो है हमारी, नन्स रहती है हमारी कॉन्वेंट। तुमने काफी दफा ऐसा सुना होगा, कॉन्वेंट स्कूल्स। कॉन्वेंट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल कैसे हो गए? जहाँ पे नन्स वगैरह रह के पढ़ाती हैं, वो स्कूल्स जहाँ पे नन्स वगैरह पढ़ाती हैं वो कहलाता है कॉन्वेंट स्कूल। और जो नन्स जहाँ पे रहती हैं वो कहलाता है कॉन्वेंट कहलाता है। कॉन्वेंट स्कूल तुमने काफी दफा सुना होगा।
कि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है। और ईरी क्या है? ईरी है हमारा किसी चिड़िया का घोंसला, नेस्ट। किसी चिड़िया का घोंसला वो ईरी कहलाता है। और कॉबवेब क्या है? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। जो स्पाइडर के वेब है वो क्या कहलाते हैं? स्पाइडर के जो वेब हैं उन्हें हम कॉबवेब कहते हैं। क्लियर है बेटा? आगे देखो। अब हमें जिसका आंसर देना है कि जो बड़ा एनिमल है, जो बड़ा एनिमल है उसका छोटा बच्चा क्या कहलाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर लोगे। टाइगर के छोटे बच्चे को क्या कहते हो आप? जल्दी से बताने की कोशिश करना। टाइगर के छोटे बच्चे को क्या कहते हो? आया आंसर कि नहीं? टाइगर के छोटे बच्चे को क्या कहते हो? कब कहते हो? आगे बढ़े तो बहुत दफा आपने सुना होगा इसके बारे में। डक का बच्चा क्या कहलाएगा? डक का छोटा बच्चा क्या कहलाएगा? डक का छोटा बच्चा क्या कहलाएगा? डक का छोटा बच्चा कहलाता है डकलिंग। क्या कहलाता है? डकलिंग। डक का छोटा बच्चा डकलिंग। इसको देखो, पिग, सुअर के बच्चे। सुअर के बच्चे को क्या कहोगे? सुअर का बच्चा कौन? सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा हमारा पिगलेट, पगलेट यानी पिगलेट। सुअर का बच्चा है हमारा पिगलेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन पार्ट में, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ अंडरलाइन। अच्छा, जो यहाँ पे अंडरलाइन स्टेटमेंट है, अंडरलाइन तो इसने किया नहीं है पर हम अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे जो अंडरलाइन सेंटेंस है वो ये है, ऑन द शेल्व्स आर फॉर सेल। द बुक्स ऑन द शेल्व्स आर फॉर सेल। ये क्लॉज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑन द सेल्फ ये किस तरीके की चीज को बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है कि या फिर नाउन फ्रेज को बता रहा है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज को बता रहा है। द बुक्स ऑन द सेल्फ आर फॉर सेल। देखो यहाँ पे इस चीज को पकड़ने की कोशिश करना कि यहाँ पे अगर मैं ये चीज छुपा लूं, ऑन द सेल्फ ना लिखूं और सिर्फ इसको और इसको पढ़ने की कोशिश करूं, आर फॉर सेल और द बुक्स को पढ़ूं। बुक्स क्या है हमारी? नाउन। ठीक है, बुक्स, द बुक्स आर फॉर सेल्फ और द बुक्स आर फॉर सेल। अगर मैं इतनी चीज को पकड़ूं, हमारा जो अंडरलाइन वर्ड था, जो अंडरलाइन क्लॉज था या फिर अंडरलाइन पार्ट था, वो था हमारा ऑन द सेल। अब क्या करो, इसको पता करने के लिए ये क्या लिखा हुआ है, तुम क्या करो कि उसको छोड़ के पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो और मिला के देखो कि क्या लिखा हुआ है। द बुक्स आर फॉर सेल। अब हमें इस ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी बुक्स सेल पे हैं। जब हमें ये पता नहीं लग रहा कि कौन सी बुक सेल पे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बताना तो पड़ेगा, डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। तो कौन सी वाली बुक्स? ये ऑन द जो सेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं, तो इस हिसाब से ये क्या है? एक तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसा है? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वी सॉ अ बर्ड विद ब्यूटीफुल फेदर्स। यहाँ पे जिस के बारे में बात बतानी है, इस अंडरलाइन के बारे में बताना है कि ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, वी सॉ अ बर्ड, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। तो क्या सेंटेंस समझ में आ रहा है कि हमने एक चिड़िया देखी। चिड़िया देखी, कैसी चिड़िया देखी? ये बर्ड के बारे में कौन बता रहा है? विद ब्यूटीफुल फेदर्स। ये बर्ड के बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बता रहा है। और जो नाउन के बारे में बताए वो कौन? एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए वो कौन? एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव।
अब इसको देखो, इफ पॉसिबल लेट मी हैव 2 टिकट्स प्लीज। अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो ये तो मुझे 2 टिकट दे दो। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस हमने मार्क किया हुआ है वो है इफ पॉसिबल। देखो, जो इफ पॉसिबल है, अगर मैं इसको नहीं लिखूं, लेट मी हैव 2 टिकट्स प्लीज, ठीक है, अगर मैं इफ पॉसिबल को छुपा लेता हूं तो क्या निकल के आ रहा है, लेट मी हैव 2 टिकट्स प्लीज। पर जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी है, टिकट को लेके है। किसको लेके है, टिकट्स को लेके पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। पर यहाँ पे इफ पॉसिबल जो है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, पूरा का पूरा जो रेस्ट सेंटेंस है, इसको अगर क्वालिफाई कराना है तो वो एक ही इंसान कर सकता है। इंसान नहीं, एक ही हमारा ग्रामर में एक ही हमारा आदमी है। वो कौन है, एडवर्ब भैया। कौन है, एडवर्ब भैया अकेले ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। मैंने सेंटेंस लिखा, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। अब नो वन वॉज हर्ट ये अलग से पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है। कोई भी, किसी को भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। तो अब ये जो अनफॉर्चुनेटली है, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, और इसने पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, पूरे के पूरे के क्वालिफाई कर रखा है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज हुआ। आगे चलते हैं। अब हम इन इडियम्स के बारे में जानते हैं। ओवर द मून। अब जब तुम मून के ऊपर हो तो तुम क्या कहलाओगे, प्रिटेंशन कहलाओगे, वेरी सैड अबाउट समथिंग कहलाओगे, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग कहलाओगे, वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग कहलाओगे। अगर मून के ऊपर हो तो तुम क्या कहलाओगे, ओवर द मून। ओवर द मून का जो राइट हमारे पास निकल के आएगा वो है वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश हो, यानी ओवर द मून हो। अगर चांद पे अगर तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारे खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे और तुम ओवर द मून पे चले जाओगे, वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। अब देखो, अ स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। अ स्नेक इन द ग्रास कौन है, a hidden enemy, a person who pretends to be a friend but cannot be trusted। देखते ही आंसर मार दो। A snake in the grass क्या है, छुपा हुआ सांप, यानी ऐसा इंसान जिस पे भरोसा, जो दिखाता है कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, पर वो भरोसे लायक इंसान नहीं है, वो क्या कहलाएगा, a snake in the, a person who pretends to be a friend but cannot be trusted। A cold fish, ये क्या है, a cold fish, ठंडी मछली। ठंडी मछली क्या कहलाएगी, अनट्रस्टवर्दी, अनफ्रेंडली, ऑनेस्ट एंड लीगल, और बीइंग ट्रूथफुल। क्या कहलाएगा, जल्दी से पकड़ने की कोशिश करो। जो हमारी ठंडी मछली है वो कहलाएगी हमारी अनफ्रेंडली। क्या है, जो ठंडी मछली है वो हमारी अनफ्रेंडली है। अ कोल्ड फिश इज अनफ्रेंडली। कोल्ड फिश का मतलब है अनफ्रेंडली होना। लुक आफ्टर, ये तो बहुत ज्यादा बार तुमने फ्रेज पढ़ा हुआ है ना, फ्रेजल वर्ब है एक तरीके से। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल वगैरह करना, है ना, किसी की केयर करना। तो यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब हो गया टू टेक केयर ऑफ। जो राइट बन के आएगा किसी की देखभाल वगैरह करना, वो है हमारा टू टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। कीप अप, बोलते हो ना, कीप इट अप। कीप इट अप, बनाए रखो। कीप इट अप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कीप इट अप, बनाए रखो इस चीज को। कीप इट अप यानी इसको कंटिन्यू करके रखो, मेंटेन करके रखो, यानी कीप अप करके रखो। क्लियर है, मेंटेन और कंटिन्यू, कीप अप। इसको देखो,
कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब हो गया टू कॉल समवन, टू टेक केयर ऑफ, बियर पेशेंसली या कैंसिल। कॉल ऑफ यानी कॉल को ऑफ कर दो, यानी किसी भी काम को कैंसिल कर दो। कॉल ऑफ का मतलब, कॉल ऑफ का मतलब होता है हमारा कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ। और एक तुमने काफी दफा ये भी पढ़ा होगा, हैंग अप। हैंग अप, हैंग अप का मतलब क्या होता है? फोन को काट देना। जब तुम फोन पे बात कर रहे होते हो और उसके बाद तुम फोन को काट देते हो तो वो क्या कहलाता है? हैंग अप कहलाता है। इसको देखो, अब हमें 39 से 44 तक हमें ऑक्सिलरी का यूज करना है, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है लिटरली। तो वो क्या लगेगा? देखो, जब भी कभी हम परमिशन मांगते हैं, जब भी हम परमिशन मांगते हैं, जब भी हम परमिशन मांगते हैं, परमिशन के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, या तो वो मे होगी या फिर कैन होगी। या तो परमिशन दोगे या फिर परमिशन लोगे। तो मे जो है वो हमेशा फॉर्मल बिहेवियर में मांगी जाती है, और जो कैन यूज किया जाता है वो इनफॉर्मल के लिए यूज किया जाता है। जब भी कभी आप इनफॉर्मली बात करेंगे तब उसमें परमिशन आपको चाहिए हो, तो हम फॉर्मली में क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे, और जो इनफॉर्मल बातें हैं उनके लिए कैन यूज करेंगे। जो इनफॉर्मल बात जो है वो आप अपने दोस्त से करते हो, और जो फॉर्मल बातें हैं वो अपने टीचर्स या फिर सर, सीनियर सर जो भी हैं उनसे आप फॉर्मली बात करते हो। ठीक है, रिस्पेक्टफुली बात करते हो। जब मैम से बात चल रही है तो क्या लिखोगे? मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या लगाएं? इफ यू आर, if you are not able to solve this sum, you dash take रीनाज हेल्प। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम, यू डैश टेक रीनाज हेल्प। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है हमारा, जब भी कभी हम सोशली या मॉरली रिक्वायर्ड हो, जब सोशली या मॉरली रिक्वायरमेंट हो, सोशली या मॉरली रिक्वायरमेंट हो, तब हम क्या यूज करते हैं? ऑट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज आएगा? ऑट का यूज आएगा। कि मॉरली उसने एक बात कह दी कि अगर तुमसे ये सम सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम रीना की हेल्प ले सकते हो, यू ऑट टेक रीनाज हेल्प। क्लियर है? अब इसको देखो, आई डैश एक्सरसाइज एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। जब ये फ्यूचर एक्शन की बात चल रही है, जब फ्यूचर एक्शन की बात चलेगी तो अब उस केस में आप क्या यूज करने वाले हो? या तो विल यूज करोगे या फिर मे यूज करोगे। जब हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, जब भी कभी हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, विल और शेल, जब भी हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तब हम या तो हम विल यूज करते हैं या फिर शेल यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, माई ब्रदर will come tonight, my brother will come tonight। और अगर मैं आई का यूज करूंगा तब उसके साथ क्या लिखूंगा? आई shall help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई shall help you। तो इस हिसाब से जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं। और जो विल है, जब फ्यूचर एक्शन में बात करते हैं तब उस केस में विल का यूज हम किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नेम हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट, दे, नेम, उनके साथ विल का यूज करेंगे जब हम फ्यूचर एक्शन में कुछ बात करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, दे दे डैश ट्राई टू एंटर थ्रू द बैक डोर। अब यहाँ पे
घर की चाबी खो चुकी है, जब घर की चाबी खो चुकी है तो उस केस में किस मॉडल का यूज किया जाएगा उसके बारे में बात चल रही है। अब घर की चाबी खो चुकी है तो माइट ट्राई, और ट्राई, या मस्ट ट्राई। अब घर की चाबी खो चुकी है तो उनको कहाँ से ट्राई करना चाहिए? पीछे के दरवाजे से ट्राई करना चाहिए। तो मस्ट किस लिए यूज किया जाता है? मोर इंपॉर्टेंट टू डू की जब बात हो, मोर इंपॉर्टेंट टू डू, ज्यादा जरूरी जो काम हो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, दे मस्ट ट्राई टू एंटर थ्रू द बैक डोर। इसको देखो, शी डैश लुक फॉर अ बुक इन द लाइब्रेरी, द कलेक्शन इज ग्रेट देयर। क्या आएगा इसका राइट आंसर? कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो कलेक्शन काफी अच्छा है, तब हम क्या यूज करेंगे? she do look for, she shall look for, she could look for a book in the library, the collection is great there। यहाँ पे एक तरीके से हम किस चीज का यूज कर सकते हैं? हैव का अच्छे से यूज कर सकते हैं। हैव जो है यहाँ पे एक तरीके से एक पोजेशन या नेसेसिटी की बात करता है। पोजेशन या फिर नेसेसिटी की बात करता है कि वो बुक जो है उसको लाइब्रेरी में मिल सकती है। शी हैव लुक फॉर अ बुक इन द लाइब्रेरी, वहां पे जाके सर्च कर सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट जो है मॉडल जो बैठेगा वो है हमारा हैव। शी हैव लुक फॉर अ बुक इन द लाइब्रेरी, द कलेक्शन इज ग्रेट देयर। अब इसको देखो, यहाँ पे हमें मॉडल का या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। ये सारी मेरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हैज, डिड, डज, शैल। तो दे डैश नॉट गेट इनफ ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे नॉट गेट लिखा हुआ है, यानी गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमेशा याद रखिएगा जो हैज, हैव, ये हमेशा, और आपका वॉज और वर, इज, एम और आर, ये हमेशा अपने साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करवाते हैं, रखते हैं, करवाते हैं, याद रखिएगा। और डू, डज और डिड, डू, डज और डिड ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। डू, डज और डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब जो डू और डज है, जो डू और डज है, ये हमारा प्लूरल नाउन के साथ चलता है। प्लूरल नाउन के साथ क्या चलता है? डू। और डज जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ चलता है। और डिड तो पास्ट को बताता है, तो उस हिसाब से हम वहां पे मैटर नहीं करता कि वो प्लूरल बता रहा है कि सिंगुलर बता रहा है। हम डिड जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। डिड जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डस तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दे क्या है हमारा? प्लूरल है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा डिड। दे डिड नॉट गेट इनफ ट्रेनिंग। क्लियर है? अब 45 और 46 पे हमें अंडरलाइन जो वर्ब है, जो अंडरलाइन वर्ब है उस पे हमें क्या बताना है? वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जब भी आपको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में पता करना हो, जब भी कभी आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता करना हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ट्रांजिटिव वर्ब के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और उसका आंसर तुम व्हाट या हु में दे सकते हो, व्हाट या फिर हु का जवाब वहां पे रख सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? किक। जैक किक द फुटबॉल। यहाँ पे द फुटबॉल की जगह अगर मैं बोलूं आपसे जैक किक व्हाट, तो व्हाट का जवाब कौन दे रहा है? फुटबॉल दे रही है। जैक ने किसको किक किया? फुटबॉल को किक किया। जब मुझे पास व्हाट का जवाब आ गया तो वो क्या है? वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है।
अब इसको देखो, द डॉग बार्क, द डॉग बार्क, यहाँ पे जिस वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, बार्क, कुत्ते ने भौंका। अब कुत्ते ने किस पे भौंका? हु या व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा। जब हु या व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा तो वो कौन सी वर्ब हुई बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। द डॉग बार्क, किस पे भौंका? कुछ पता नहीं लग रहा, बस कुत्ता भौंका, तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे जो बार्क लिखी हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है। 47 से 50 तक हमें एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम बताना है। ब्लेम का एंटोनिम क्या होगा? ब्लेम करना किसी को, टू, ब्लेम का मतलब क्या होता है? किसी को कल्प्रिट ठहराना, टू असाइन फॉल्ट, कि तुमने ये किया है, ब्लेम करना। तो इसका अपोजिट क्या निकलेगा? कर्ज, सॉरो, चार्ज और प्रेज। जब किसी को फॉल्ट ठहरा दिया है, किसी को ब्लेम कर दिया है, किसी को गलती के लिए बता दिया है, तो हम इसका एंटोनिम निकालेंगे प्रेज से। किसी को ब्लेम करना, उसका अपोजिट हो जाएगा किसी को प्रेज करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना। इसको देखो, बिजी, बिजी है यानी किसी काम में एंगेज्ड है ना? तो इसका अपोजिट दिखाना है। जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है वो बहुत ज्यादा काम भी कर रहा होगा, जो इंसान बिजी है वो बहुत ज्यादा काम भी कर रहा होगा, एक्टिव भी होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा बिजी का? यानी लेजी है, लेजी है। याद करो, मैंने वर्ड पढ़ाए थे, इडले, इनएक्टिव, और एक तुम्हारा फेवरेट वर्ड पढ़ाया था इंडोलेंट। मैंने कहा था इंडोलेंट को याद रखिएगा। इडले, इनएक्टिव, इंडोलेंट, ये सारे क्या हैं? बिजी के अपोजिट हैं। बिजी तो हमारा, इसका मतलब है जो इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंगेज्ड है किसी काम में, वो हमारा कहलाता है बिजी। और जो उसका अपोजिट है वो है हमारा लेजी। इसको देखो, ब्रीफ, किसी को बहुत कम शब्दों में समझा देना, ब्रीफ करके यानी बहुत कम शब्दों में समझा देना। एक तरीके से क्या कह सकते हो? इन शॉर्ट और कंसाइज, बहुत कम शब्दों में और बहुत कम वर्ड्स में किसी चीज को बता देना, समझा देना, इन शॉर्ट और कंसाइज, वो है हमारा ब्रीफ। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? सक्सेंट, डिटेल, शॉर्ट और कंसाइज। एक ही बचा, बहुत एलेबोरेटली कोई सी चीज को बताना, वो हो गया हमारा डिटेल। चीप, बहुत चीप है यानी इनएक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, अफोर्डेबल है और बेस है। चीप का अपोजिट बताना है यहाँ पे। जो चीज बहुत सस्ती है उसका जस्ट अपोजिट क्या बन जाएगा? कॉस्टली है। जो चीज सस्ती है, सस्ती का अपोजिट महंगी है, तो चीप का अपोजिट हो जाएगा कॉस्टली। क्लियर है बेटा? आई होप आज जो हमने MTS 2023 के जो क्वेश्चंस लगाए आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे, और जिसका आंसर नहीं आया होगा उसके बारे में आपने जाना भी है ना? जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं वो MTS 2023 में पूछे गए थे, और आज हमने उनको साथ साथ लगा के भी देखा। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा पेपर को लेके आएंगे और वहाँ पे अच्छे से अच्छे जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और तैयारी ऐसे ही अपनी बना के रखिए। क्लियर है?